नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। सबसे पहले आगाज़ में पंजगूर और नौशकी से ताल्लुक़ रखने वाले उन सब के साथ मैं अफसोस करना चाहूँगा और पाक फ़ौज और एफसी के साथ भरपूर यकजहती का मुजाहरा करते हुए जो हमारे सिपाही हैं, अफसर हैं, जो एक मुल्क को मुस्तहकम करने के लिए एक जंग लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं और मुल्क दुश्मनों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ख़ास दुआ करना चाहूँगा। इनमें से चंद अपनी जान इस मुल्क पर निछावर कर चुके हैं, उनके लिए 5 सेकंड की खामोशी। आप भी दुआ कीजिए। आगे चलते हैं नाजरीन, ये बड़ा ही अहम वाक़या और मुल्क दुश्मनों ने पाकिस्तान में अमन को सैबोटाज करने की कोशिश की है। इसमें अफसोस यही है कि हमारे सारे ही पड़ोसी ममालिक शामिल हैं सिवाय चीन के। चीन हमारा दोस्त है। चीन के अलावा तीनों जो हमारे पड़ोसी हैं वो ज़िम्मेदार हैं बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने में, और इसके बावजूद कि अफ़गानिस्तान के अंदर हुकूमत तब्दील हो गई है, तब भी वो शायद ऐसे इक़दाम नहीं ले रहे कि जिससे दहशतगर्दी रोकी जा सके। जो उनकी सरज़मीन पर बैठे लोग हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं, तो इसको रोकना अब नागुज़ीर हो चुका है। और मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो जड़ है, जो हकीकी शैतान है, जो हकीकी बाला शैतान का साला, वो हिंदुस्तान ही है। पर कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। सिर्फ एक आदमी, नर का बच्चा, मर्द का बच्चा, जनाब सेनेटर रहमान मलिक साहब, अभी उनकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, अल्लाह उनको सेहत दे, उनके अलावा किसी ने इंडिया का नाम नहीं लिया कि बलूचिस्तान में ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे इंडिया है। और खैर उन्होंने भी 1-2 दफ़ा बयान दिया, फिर उनको भी पता नहीं क्या बात है, उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बलूचिस्तान की सिचुएशन को ख़राब करने में हिंदुस्तान का और बाकी जितने पड़ोसी ममालिक हैं हमारे, उन सब का बहुत बड़ा हाथ है। चीन हमारा दोस्त है, उसके अलावा जितने लोग हमारे आस पड़ोस में हैं, ये सब गंद घोल रहे हैं, गंद मचा रहे हैं और कोई कहना नहीं चाह रहा। डर रहे हैं सब लोग, घबरा रहे हैं कि कहीं नाम ना लें। नाम ना लें, मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है पड़ोसियों की साजिश से, तो इसको रोकना अब लाजिम हो चुका है। और मेरी चूंकि हॉकिश पर्सनैलिटी है, आई से इट एज इट इज़। जो ये लोग हैं जो बलूचिस्तान के हालात ख़राब कर रहे हैं, डेफिनेटली दे आर बीइंग सपोर्टेड बाय इंडिया एंड अदर नेबर्स ऑफ पाकिस्तान। क्यों हो रहा है ये? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन इसका हमारी मईशत पर बुरा असर मुरतब हो सकता है, इसीलिए प्रोग्राम रुपया पैसा में इसका जिक्र किया। बात यह कि नाजरीन, ये जो आप समझ लें कि सदर्न बलूचिस्तान का हिस्सा है, ये बड़ा सेंसिटिव हिस्सा है। इट इज अ काइंड ऑफ गेटवे टू द मॉडर्न इमर्जिंग एशिया। क्यों? क्योंकि गवादर देखें, जब आप इसको देखते हैं इन टोटलिटी, गवादर वो है नहीं जो हमने उसको बना के दिखा दिया, ओ गवादर ये। लेकिन गवादर जो भी है, जितना भी है, ये इस खित्ते के लिए बड़ा अहम है और मुकाबला हमारा है। जब भाई भाई में मुकाबला होता है तो हमारा चाह बहार से मुकाबला है, अनजाने में भी होता है। सबसे देखें, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है वो उसका फर्स्ट कजन होता है। क्यों भाई? तनवीर सही बोल रहा हूं ना मैं? फर्स्ट कजन जो होता है वो देखो, शर्जील उठ के खड़ा हो गया। भाई आपकी बात नहीं हो रही, और भी फर्स्ट कजन है तनवीर के, लेकिन जो फर्स्ट कजन होता है इंसान का सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल वो होता है। और इसी तरह हमारा जो सबसे करीबी होगा वही हमारा सबसे बड़ा मद्दे मुकाबिल होगा। देखो हिंदुस्तान का मैं कल जिक्र कर रहा था, डीएनए एक है, मजहब फर्क है, पंगा, ठीक है। और इसी तरह हमारा और उनका चाबहार का कंपटीशन है। तो जाने अनजाने में भी आपने देखा होगा, शादियों पर भी लड़कियां अपनी कजन के सूट जला देती हैं जानबूझ के।
नहीं, मैं ही नहीं कह रहा कि हमारा सूट किसी ने जलाया है। समझने वाले लोग समझ जाओ मैं क्या बात कर रहा हूं। मेरा जो माइंडसेट है ना, बिल्कुल ये बर्गर पप्पू वाला नहीं है, बिल्कुल रियलिटी ड्रिवन है। और रियलिटी में आपको बता रहा हूं कि अभी दुनिया में मुकाबला जो है वो हथियारों की बुनियाद पर नहीं होगा, इकोनॉमिक्स की बुनियाद पर होगा। तो सब जो है वो आपके कॉम्पिटिटर हैं। आपने किसी को ये नहीं सोचना कि मेरा कंपटीशन नहीं, सब वक्ती तौर पे आपके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। और अब इसी को सामने ले रखें सबसे पहले ना। अभी क्या है कि नया प्रोग्राम तैयार हुआ है मध्य मुकाबिल आपके और भी लाने में, लेकिन आपकी एक प्रोमिनेंट सिचुएशन है। क्या? सबसे मैं आपको हम बात बताता हूं। देखिए, हमारी साहिली पट्टी है, वी आर नॉट वॉट यू फील वी आर मे बी मच मोर देन दैट। क्यों? देखिए, मैं आपको बताता हूं। इस खित्ते के अंदर जब हम कहते हैं वी आर गेटवे टू एशिया, तो एक यूनिक अपॉर्चुनिटी हमारे पास मौजूद है। एक लैंडलॉक्ड मुल्क हमारे पास है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान को तो हमने ही खिलाना है, ठीक है। इन्होंने, ये वो वाला भाई है जो निकम्मा निठल्ला घर में पड़ा रहता है। एक होता है ना निकम्मा भाई, वो घर में पड़ा रहता है, सबको अपनी तनख्वाह से ही उसे पूरा करना पड़ता है। इसीलिए मेरा प्यारा वजीर आजम इमरान खान कहता रहता है दुनिया को, भाई इन पे सैंक्शन नहीं लगाओ, इनके बैंक अकाउंट अनफ्रीज कर दो, वरना हमें ही खा जाएंगे यार, ये हमारा आटा खा जाएंगे, हमारे डॉलर खरीद लेंगे। सीधा सही बोल रहे हैं। मैं कहता हूं वजीर आजम इमरान खान साहब 100% सही बात करें। इंडियन बेवकूफ लोग हैं, इनको पता नहीं है इस चीज का। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके अकाउंट अनफ्रीज हो। कल भी मैंने देखा इमरान खान साहब ने यह बयान दिया कि भाई इनके अकाउंट अनफ्रीज कर दो, इनके असासे छोड़ दो, क्योंकि इन्होंने फिर बाद में दे आर गोइंग टू बिकम लायबिलिटी ऑन पाकिस्तान। पहले भी यार हम अपना बड़ा नुकसान कर चुके हैं। इतने सारे ये अफगानी हमारे मुल्क में रहते हैं, हमारे भाई हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको खिलाएं या अपनों को खिलाएं, समझ नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। अच्छा, ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात समझना, थोड़ी टेक्निकल बात है। देखो, टेक्निकल, ये सीपेक मंसूबा है ना, हम डिस्को डांस कर रहे हैं, ये इंडिया और चाइना, असल में ये गेम है। चाइना डायरेक्टली इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। इंडिया वाले बड़ा मेरा प्रोग्राम देखते हैं ना, चलाते हैं, धर्मेंद्र चौधरी अगर नर हो ना तो ये वाला क्लिप का ये हिस्सा भी चलाओ। बेसिकली क्या है कि चाइना ट्रेड करना चाहता है इंडिया के साथ, लेकिन उसका पूरा बॉर्डर तो डिस्प्यूट हो गया ना, तो अब वो ट्रेड कैसे करेगा? इंडिया बड़ा इमर्जिंग कंट्री है, चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अब दोनों ने आपस में ट्रेड करना है, बीच में हमको रख दिया, नाम हमें दे दिया ट्रक की बत्ती का सीपेक। हम खुश हो रहे हैं, हम डिस्को डांस कर रहे हैं। भाई सारी मंडी हमारे पास थोड़ी है, या तो चाइना की मंडियां मिडिल ईस्ट में हैं और वस्ती एशिया में हैं, या उसकी मंडी यहां साउथ ईस्ट एशिया के अंदर होगी ना, तो उसको एक्सेस कहां से मिलेगा? वो पाकिस्तान के जरिए कंडुइट क्रिएट करेगा, पहले पाकिस्तान की मार्केट को सर्व करेगा। पाकिस्तान अपनी मार्केट को, तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं यार किसी से, हम पे ऐसे ही लोग वो तोहमत बांधते हैं, हमारा किसी से पंगा। आप यू आर ऑल जेलस ऑफ अस, आई डोंट नो व्हाई एवरीबॉडी। अफगानिस्तान हमसे जेलस, इंडिया हमसे जेलस, एक और भी मुल्क का नाम नहीं मैं ले सकता वरना तूफान बच जाता है, वो भी हमारे करीबी है, वो भी हमसे जेलस। यार हमारा क्या कसूर है? ये तो बिल्कुल ऐसे हो गया कि घर के अंदर वो छोटी बेटी सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है ना, जो घर में रिश्ता आता है भले बड़ी बहन का ही हो, वो उसके लिए रिश्ता भेज देते हैं। पाकिस्तान की भी ऐसी ही सिचुएशन है कि हमसे सब लोग पता नहीं क्यों जेलस हैं यार। अब माइंड योर ओन डैश बिजनेस, लीव अस अलोन। क्यों भाई ब्रेक लेनी है? अब ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर IMF वाली बात कर, फिर डूमोर वाली बात करेंगे, फिर यह बात करेंगे कि वजीर आजम चाइना तशरीफ लेकर गए तो वहां पे भाई वजीर आजम ने कहा इनका लेवल ही और है, तो इनसे काम क्या लेना है? ब्रेक लें भाई। तो लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। तो नाज़रीन, जिस नुक्ते के मुतालिक मैं ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहा था उसको ज़रा कंक्लूड कर देता हूं कि बेसिकली ये ट्रेड अरेंजमेंट है जो कि आप समझिए कि मुल्क की जो जदीद और आज़ाद मईशत के तस्वुर के तहत जो एक नई, जिसे आप कहें कि पॉलिटिको इकोनॉमिक रजीम इस पूरे रीजन के अंदर, एशिया के अंदर अब लागू की जाएगी। और उसकी कड़ियाँ जो हैं वो हम जैसे पाकिस्तान में बैठे इंटेलेक्चुअल लोग, मैं खुद को तो नहीं कह रहा इंटेलेक्चुअल, लेकिन जिस क्लास में मैं उठता बैठता हूँ इंटेलेक्चुअल लोग तो उसे समझ पा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अड़ोस पड़ोस में मुल्क उसे समझ नहीं पा रहे।
तो बेसिकली बात यह है कि ये ट्रेड फैसिलिटेशन है और जिन ममालिक का बिलखुसूस चाइना और इंडिया का आपस में एक ट्रेड डिस्प्यूट है, तो लेट्स से 20 ईयर्स 30 ईयर्स डाउन द लाइन जब दोनों इकोनॉमिक पावर हाउसेज है, पाकिस्तान भी एक इकोनॉमिक पावर हाउस है, तो मेन एम ये है कि इसको कंडुइट के तौर पर पाकिस्तान को यूज किया जाएगा बाकी सारे एशिया को फीड करने के लिए, जो कि बेसिकली उसमें इंडिया भी शामिल होगा। तो सीपेक की मुखालफत करना, मतलब जिस पसे मंजर से इंडिया उसकी मुखालफत कर रहा है वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बेसिकली तो चाइना फैसिलिटेट करेगा एशिया को, जिसमें चाइना के साथ, मतलब चाइना के साथ जो भी बेनिफिट उठाना चाहे उसका, उसमें इंडिया जो है वो सरफहरिस्त होगा और पाकिस्तान जो होगा वो कंडुइट होगा। तो ये अब रियलिटी जो है वो इनको भी समझ में नहीं आ रही और लोगों को भी समझ में नहीं आ रही। भाई बहुत बड़ा प्लान है यार, आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है, आप लोग खाली बस ऐसे ही जो है वो अपने चक्कर में लगे हुए हैं। खैर आगे चलते हैं, हम तो IMF के मुतालिक बात करेंगे। माजरत, आई डोंट केटर टू इंटरनेशनल ऑडियंसेस, लेकिन अब ये है कि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया हूँ यार जब से मैं ये देख रहा हूँ कि आई डोंट लाइक इट। अच्छा एनीवे, आगे चलते हैं। जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, आपको सबसे पहले तो वेलकम करता हूँ। मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं आप, और आज मैं आपसे बात करूँगा IMF के मुतालिक। आपकी पेशगोइयाँ बहुत हद तक सही निकलती हैं। आपने इस हुकूमत के आते ही सबसे पहली बात पेशगोई ये की थी कि हुकूमत IMF के पास जाएगी, गई। आपने कहा यह आखिरी प्रोग्राम नहीं होगा, इसके बाद मज़ीद और प्रोग्राम आएंगे, वो भी आपकी बात सही निकली। आपने पेशगोई की कि करंट अकाउंट डेफिसिट जिसके मनफी होने के ऊपर बहुत नाच गाना हो रहा है, उससे सरप्लस शो होने पर नाच गाना हो रहा है, डिस्को डांस हो रहा है, ये सरप्लस नहीं रहेगा, आपकी बात ये भी सही निकली। ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, आपकी बात ये भी सही निकली। और आपने हुकूमत के लिए जो फौकी थी वो भी काफ़ी हद तक सही निकली। तो बुनियादी तौर पे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अब IMF के साथ क्या होगा मामला, और अब हमने हर शर्त मान ली है और मान लेंगे, तो अब मामला कहाँ जाएंगे? बिकॉज दिस इज स्टिल ए वेरी पॉल्ट्री अमाउंट एंड पाकिस्तान ट्रेड डेफिसिट इज गोइंग टू बी वेरी वाइड। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आपने सही कहा कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो मेरे ख्याल से इस साल पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा होगा, और ये उससे भी ज़्यादा होगा जो 2018 में था, जिसको इन्होंने कहा था कि जी ये सब हम दिवालियापन के करीब हैं। तो उससे ज़्यादा होगा और शरह नमू उससे कम होगी और महंगाई उससे ज़्यादा होगी। बेसिकली अब जो फोकस एक है अमेरिका का, क्योंकि आपने बड़ा वाइड कवर किया है, तो अमेरिका इस वक्त हर कीमत पर चाइना को कंटेन करना चाहता है, हर कीमत के ऊपर। जो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें सबसे अहम जो है खुद हमारा सीपेक है। और इन हालात में जो ज़रूरत थी वो तो ये थी कि हमारा जो माशी पॉलिसियाँ हैं वो खुद इन्हिसारी की तरफ जाए, और इस हुकूमत ने अपना इन्हिसार बेतहाशा बढ़ा दिया है बैरूनी वसाइल पर, जिसमें रेमिटेंसेस भी शामिल हैं। उसको भी मैं बैरूनी वसाइल ही कहता हूँ, क्योंकि वो 111(4) के तहत आती हैं। एक्सपोर्ट को पर नहीं है, कर्जों पर है। अब ये जो चाइना गए तो वहाँ भी वही बात की कि जी रोल ओवर कर दें, नए कर्जे दे दें, जो पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए, पाकिस्तान की शरह नमू को तेज करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो इस हुकूमत के एजेंडे में नज़र नहीं आ रही। और ऐसा लगता है कि अब बकिया पीरियड में भी ये कोशिश नहीं करेंगे कि शरह नमू बढ़ाई जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि खुदा ना खास्ता ये जो माली साल है इसमें शरह नमू पिछले साल से कम रहेगी। अच्छा, लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, ये जो आपने पस मंज़र पेश किया इसमें कुछ अहम जुज़ हैं जिनके मुतालिक मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर रोशनी डालें। अब चूँकि आपने बात कर दी इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, तो आपको वाज़े करता चलूँ कि वो ममालिक जो कि वेस्ट के सामने आंखें दिखा रहे थे, जिसमें बिलखुसूस आपको पता है लबनान, वो तो अपने ख़ित्ते के हिसाब से आपको पता होगा वहाँ पर एक तहरीक चल रही है जो बाकायदा तौर पर आपको पता है कि हमारा एक पड़ोसी मुल्क जो है वो उनके साथ बड़ा एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, लेबनान के साथ। और उसकी वजह से क्या है कि उनको भी सैंक्शन किया हुआ है हमारे एक पड़ोसी मुल्क को, और अब लबनान के अंदर भी हम बहुत इन्फ्लेशन को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और मुल्की मसाइल को बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। श्रीलंका की बहुत बुरी हालत हो गई है, आपको पता है श्रीलंका जो था वो यही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मैरीटाइम रूट का हिस्सा था, और श्रीलंका की भी खूब दुर्गत बनी है। उसके अलावा तुर्की था जो अर्दुआन साहब अर्तुगल बने हुए थे, और बहुत आपको पता है पाकिस्तान में भी लोगों ने अपने कबीले बदल लिए थे, सब काई कबीले के हो गए थे, अपने आबाओ अजदाद को मतलब ये कि कब्रों में दुख पहुंचाया, सब ने काई कबीले की कमीज़ें पहन ली। तो बेसिकली बात यह कि तुर्की की भी बहुत माशी बुरी हालत हो गई है। पाकिस्तान तो इनमें बेहतर रहा है। जिन ममालिक ने वेस्ट को कन्फ्रंट किया है उनकी अगर मुसाबकती जायज़ा लिया जाए
तो पाकिस्तान हैज feared better than these countries which have confronted the West, which is wrong policy, but still आप क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, बुनियादी बात यह है कि आजकल जो खेल हो रहा है मेरे हिसाब से इसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत ये इकट्ठे हो गए हैं चाइना को कंटेन करने के लिए। और जो चाइना को कंटेन करने की जब बात आती है तो पाकिस्तान इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि सीपैक जो है सबसे अहम हिस्सा है रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का। और चाइना को कंटेन करने की जब बात आती है तो अमेरिका और जो इस्तेमारी ताकतों के जहन में यही होता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो वस्त एशियाई रियासतें हैं जो अलग हुई थी उनको उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा ताल्लुकात ना हो और ये मुल्क गैर मुस्तहकम रहें, ख़ासतौर से अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें होती रहें। ये वो चीज़ थी जिसको सोच के हमें अपनी कौमी सलामती पॉलिसी बनानी थी, हमें अपनी माशी पॉलिसी बनानी थी। लेकिन ऐसा लगता है कि सिर्फ अल्फाजों से खेला गया है, ना कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए मईशत को मजबूत करना, आम आदमी को एम्पावर करना, वो कहीं नज़र नहीं आया। इसी तरीके से जो खुदा न खास्ता दहशतगर्दी की वारदातें अब बड़े पैमाने पर शुरू हुई हैं, कराई गई हैं, उसका एक मकसद ये भी है कि चाइना भी कुछ बददिल हो जाए। चाइना का तो मकसद सिर्फ ये था बुनियादी तौर पर कि उसको कॉरिडोर मिल जाए, गवादर पोर्ट मिल जाए। छोटी सी ब्रेक लूंगा और मेरे ख्याल उन्हीं की एक कड़ी जो है वो जाकर पंजगूर और नोशकी के अफसोसनाक वाक़यों से मिलती है। ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या नाज़रीन, हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर इतना ज़्यादा ऐसे हाईलाइट करके बताया नहीं, लेकिन अली नासिर फिर भी इस चीज़ के बारे में आपको बताता चले कि ये बहुत बड़े वाक़यात हैं, बहुत अफसोसनाक वाक़यात हैं। और एफसी जो है, यकीन करें, फ्रंटियर कंस्टेबलरी पाकिस्तान की बहुत अहम एक जंग लड़ रही है और मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, एफसी के जवानों को, एफसी के अफसरान को। बहुत अहम जंग लड़ रहे हैं वो। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जब जब अर्तुगल ड्रामा देखना शुरू किया है नाजरीन, तो लीरा टर्की का हुआ करता था तकरीबन 6 लीरा $1 में, $1 में मिला करते थे। ठीक है सर, जब आपने पाकिस्तान में अर्तुगल देखना शुरू किया, ढन 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 ढन, अभी जो है ना वो टेटाफिश हुई है 13.65, ये अभी दिखा रहा है मुझे नेट 13 पॉइंट, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 13.5 लीरा का $1 हो गया है। ठीक है सर, अब आप चेक कीजिएगा गौर से, 6 लीरा यानी $1 में 6 लीरा आया करते थे जब अर्तुगल आपने देखना शुरू किया। ढन ढन ढन, जब आप सब काई कबीले का हिस्सा बन गए, अपने आबाओ अजदाद को छोड़ दिया आपने। यहाँ कराची में तो हर लड़का जो काई कबीले की कमीज लेकर पहन के घूम रहा, ठीक है, वो आई लिखा हुआ होता है, ये एजाज ने भी खरीदी हुई थी, ये पहन के घूमता था हर वक्त। फिर उसके बाद अभी देखें, चेक करें, 13.65 लीराज $1 में 13.5 से ज्यादा लीरा अब आपको मिलते हैं सर। ये आपको वेस्ट ने बताया है, ये तलवारों से लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी, ये माजी के सल्तनत उस्मानिया के ड्रामे देख के आप नहीं करोगे कि आप यूनस अमरी देख लोगे और आप अर्तुगल देख लोगे और आप बारबरो सलार देख लोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये ड्रामों से नहीं होगा। ड्रामा तो अश्के ममनून भी था, वो देख के भी आपने कोई तरक्की नहीं की। मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, अगर हमारा तकाबुली जायजा तुर्की के साथ लगाया जाए तो सर वी आर फार बेटर देन देम। हम तो बेचारे, आप समझ लें कि हमने अगर मार खाई भी तो हमने तो 2017 से इसी पीरियड के अंदर अगर आप PKR को देख लें तो सर हम हुकूमत के जाने के बाद 125 और फिर उसके बाद अब आप देखें तकरीबन 170 पे बात टिकेगी, कह नहीं सकता मैं, लेकिन 170-75 पे बात टिकी। तो इतना बुरा हमने नहीं किया सर। वी आर नॉट एज बैडली ऑफ एज टर्की, श्रीलंका और लेबनान। क्या कहते हैं आप? देखिए, बात ये थी कि हमें ये देखना है कि हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें वसाइल दिए हैं जी, उसके मुताबिक हमारी परफॉर्मेंस क्या है जी, नंबर 1। दूसरा ये था कि मैं ये समझता हूं कि अगर आपको रियलिस्टिक असेसमेंट करना है तो हमें ये देखना होगा कि भारत और बांग्लादेश वहाँ पर जो है शरह नमू क्या है, वहाँ पर महंगाई की शरह क्या है, वहाँ पर फी का आमदनी क्या है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई आपको।
अगर इन तीनों चीजों में आप देखें तो भारत और बांग्लादेश हमसे बहुत आगे हैं। इस वक्त भारत का ग्रोथ रेट 8% पर जा रहा है, हम 4-4.5% की बात कर रहे हैं। हमारा अफरात-ए-ज़र इस वक्त जो है 12.3% है, भारत का जो है ना तकरीबन 5% के करीब है। इवन बांग्लादेश की फीकस आमदनी हमसे ज्यादा है, ना वहाँ सीपैक है ना गवादर है। तो हमें अब ये देखना है कि जो खतरात पाकिस्तान की मईशत को दरपेश है, जो खतरात पाकिस्तान की सलामती को दरपेश हैं, उनकी रोशनी में हम क्या कर रहे हैं कि अपने आप को इन खतरात से महफूज रखें और नुकसान को कम से कम रखें। मेरे ख्याल से ये हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और हमें कंपेयर करना चाहिए इन दो ममालिक से, खास तौर पर जो मैंने अर्ज किया, बांग्लादेश और भारत। लेकिन तीसरी बात ये थी कि जो खतरात आज हमारे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस थोड़े से डिफरेंट हैं डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। देखें, हम एक बहुत ही तवील, मैं उसे वॉर ऑन टेरर कह लूँ, लेकिन अब इमरान खान साहब तो उसको कंडेम करते हैं, लेकिन जो भी एक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक जंग रही है उसमें हमें बहुत नुकसानात हुए। उसके बाद हम कंसोलिडेट करने निकले। आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की तारीख़ में सबसे बड़ी रीलोकेशन हुई जब सवात के अंदर ऑपरेशन हुआ और उसके बाद लोग रीसेटल हुए। तो सर ये एक बहुत बड़ा बर्डन था। फिर आपको पता है कि पाकिस्तान हैड टू गो थ्रू ए वेरी वेरी बैड रफ पीरियड जब मुल्क के अंदर एहतजाज और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वी आर नॉट एज बैडली ऑफ एज दी अदर कंट्रीज हु हैव फेस्ड द आयर ऑफ द वेस्ट। मैं ये बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा। आप सही कह रहे हैं कि खित्ते के अंदर तकाबुली जायजा लें, लेकिन मेरे ख्याल से हमारे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं? खुल के बताएं। नहीं, देखिए, बात दरअसल ये है कि आप अपने स्ट्रक्चर देख लीजिए। अगर 2018 और 2017 आप देखें, 2 साल, इन 2 सालों में आपका ग्रोथ रेट 5% से ऊपर रहा। इन दोनों सालों में, 17 में भी 18 में भी 5% से ऊपर। इस वक्त जो है आपका जो है औसत चल रहा है 2.6%, 3 वर्षों का, नंबर 1। दूसरी कि जो सरमायाकारी 2018 में आई थी वो हमेशा उससे कम रही है। 2019 में उससे कम रही, 2020 में भी कम रही, 2021 में भी कम रही और 2022 में अभी तक कम है 2018 में जो सरमायाकारी आई थी। तीसरी होता है अफरात-ए-ज़र या महंगाई। वो पिछली हुकूमत के दौर के 3 साल आखिरी जो थे उसमें तकरीबन 4% महंगाई थी। इस वक्त जो महंगाई औसत आप पकड़ेंगे तो 9% से ज़्यादा है। तीसरी बात ये थी कि जो कर्ज़ों में बेतहाशा इजाफा हुआ है, आप अगर बैरूनी कर्जे देख लें तो $95 बिलियन से लेके अब 130 पर आ गए हैं बिलियन डॉलर्स। तो इसमें कोई प्रोजेक्ट तो लगा नहीं है। और हालांकि रेमिटेंसेस जो आई हैं वो 90 अरब डॉलर की पाकिस्तान रेमिटेंसेस आई इस हुकूमत के दौर में। तो कभी कभी मैं सोचता हूं कि आप बहुत रिसर्च भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, ये भी तो देखें ना कि ये $90 बिलियन जो आए और $35 अरब के कर्जे बढ़े तो ये तो $125 अरब हो जाता है। तो जब कोई आपका प्रोजेक्ट नहीं लगा तो ये पैसा किधर है? उस पैसे का इम्पैक्ट कहाँ है? इतनी रेमिटेंसेस बांग्लादेश में तो नहीं आई हैं। तो ये चीज़ है, किस तरह आई है ये पैसा, जो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल कितना हो गया। जब तक आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे तो हम तो ये मानते हैं, आपकी बात में बिल्कुल यहाँ तक सही है कि हमारे पास जो पोटेंशियलिटी है। मैं तो अपने आप को तिफले मकतब समझता हूँ, आपका शागिर्द समझता हूँ। आपका शागिर्द होने के नाते मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि मेरी जो फहम है उससे बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। मेरी फहम से बालातर है कि अगर मेगा प्रोजेक्ट नहीं लगा तो फिर ये कर्जे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन मैं उसमें यही कह सकता हूँ कि मे बी इट्स पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और पुअर मैनेजमेंट ऑफ द फिस्कल अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री। यही मुझे समझ में आई। आप अगर इस पर और रोशनी डालना चाहें तो मैं यही कह सकता हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मेरे में तो फहम नहीं है। जी नहीं, अली नासिर साहब, देखिए, मेरी गुजारिश आप सुन लीजिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर 20-21 महीने तक IMF के प्रोग्राम को सस्पेंड रखें इसलिए कि आप शरह सूद कम रख के लोगों को कर्जे दे के उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, उससे कुछ मईशत में भी आर्जी बेहतरी आ जाएगी। ये जो है इसको मिसमैनेजमेंट आप नहीं कहेंगे। जब उनको अभी आप देखिए कि शौकत तरीन साहब ने अभी क्या बयान दे दिया। उन्होंने ये कहा है कि हमने अब शरह सूद इसलिए बढ़ाई है कि हम IMF के पास जा रहे हैं। उनके अभी अल्फाज, इसका मतलब ये है जो मैं पहले कह रहा था कि इन्होंने मार्च से जून 2020 तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिस्काउंट रेट को 13.25 से 7% पर ले आए। अच्छा, दुनिया में किसी मुल्क और साथ में मैंने आपसे ये भी जानना है कि
जो है ये विद होल्डिंग टैक्स जो ये लोग लगा देते हैं प्रॉफिट पे, तो इन अदर वर्ड्स ये तो टर्माइट की तरह उसको खा जाता है, उसके जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है उसको